स्टूडेंट्स, आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेज ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप के मृदा टॉपिक को लेकर के। मृदा सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है या प्राकृतिक संसाधन है जो किसी क्षेत्र के विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यानी विश्व के ऐसे क्षेत्र जो कि एक विकसित श्रेणी में आते हैं, वो अगर हम देखें कि वहाँ उसका मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या है तो वो है वहाँ की उपजाऊ मृदा। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व का सघन जनसंख्या घनत्व अगर हम देखें तो वो भी कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है उपजाऊ मृदा के क्षेत्रों में। यदि हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की मृदा को लेकर के, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा होती क्या है। तो मृदा होती है धरातल के ऊपरी सतह, यानी धरातल की वो ऊपरी सतह है जिसका निर्माण जो है वहाँ की चट्टानों एवं वनस्पतियों के योग से होता है। यानी किसी भी क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो मिलकर के एवं उनके साथ जो है वनस्पति जो है वो भी अपना अहम रोल निभाती है और किसका निर्माण करती है, मृदा का निर्माण करती है। जैसा कि एशिया महाद्वीप जो है वो अनेक विविधताओं से युक्त है, तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदा भी पाई जाती है। जैसा आप देख रहे हैं मैप के में अंदर बना हुआ एक इंडेक्स भी मैंने बना रखी है। तो हम देखते हैं नंबर 1 टुंड्रा मृदा। नंबर 1 टुंड्रा मृदा जो कि कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग यानी टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र में यूराल पर्वत से लेकर के, यानी पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर के पूर्व में बेरिंग सागर तक इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि एशिया महाद्वीप की जलवायु को लेकर के, और उस जलवायु में मैंने आपको बताया था कि टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश कहाँ थे, ये थे एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग, और इसी उत्तरी भाग में यूराल पर्वत से लेकर के बेरिंग सागर तक किस प्रकार की मृदा का विस्तार है, तो वो है कौन सी मृदा, टुंड्रा मृदा। इस मृदा में हम देखते हैं कि लोहा के अंश एवं रेत की मात्रा अधिक होती है, यानी लोहे के अंश एवं रेत की मात्रा इसमें अधिक होती है, लेकिन इसमें वनस्पति की मात्रा कम होने के कारण ये क्या है, एक कम उपजाऊ मृदा है। और इसका कारण यह भी है कि यहाँ वर्ष के ज़्यादातर दिनों में क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है, यानी हिम आवरण के कारण भी ये क्या है, कम उपजाऊ मृदा है। कौन सी मृदा, टुंड्रा मृदा। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 2 पोर्टजोल मृदा। पोर्टजोल जो मृदा है वो एशिया महाद्वीप के कोणधारी वनों वाले क्षेत्र, कोणधारी वनों वाले क्षेत्र इट मीन्स उत्तरी चीन, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, इन क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, पोर्टजोल मृदा, जो कि गेहूं की कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त मृदा है। इस मृदा में लोहा, चूना, पोटास एवं खनिज के अंश क्या है, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी लोहा, चूना, पोटास एवं खनिज के अंश इस मात्रा में पाए जाते हैं, और इसकी विशेषता कि यह गेहूं कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त मृदा है। कौन सी मृदा, पोर्टजोल मृदा। नेक्स्ट हम नंबर 3 देखते हैं चेस्टनट मृदा। कौन सी मृदा, चेस्टनट मृदा। चेस्टनट मृदा जो है वो एशिया महाद्वीप के आर्द्र प्रदेश एवं मरुस्थलीय प्रदेशों के मध्य में पाई जाती है। जो इस प्रकार का सिंबल आपको नक्शे में दिख रहा है, चौकोर जो बने हुए डिब्बे हैं, यानी आर्द्र एवं मरुस्थलीय भागों के मध्य में स्थित, मुख्य रूप से जहाँ साइबेरिया के स्टेपी मैदान जो है यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, जबकि इसके अलावा भारत देश का उत्तरी भाग, भारत देश के उत्तरी भाग में भी चेस्टनट प्रकार की मृदा पाई जाती है। और इस चेस्टनट मृदा की अगर हम विशेषता देखते हैं तो यह मृदा जो है वो क्या है, पर्याप्त जल उपलब्ध होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त मृदा है। यानी अगर पर्याप्त जल उपलब्ध होता है तो ये क्या है, कृषि उपयुक्त मृदा है। लेकिन इसकी एक खासियत क्या है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होना चाहिए। इसको चेस्टनट भूरी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण इसका कलर क्या होता है, भूरा होता है, और यह आर्द्र एवं मरुस्थलीय प्रदेशों के बीच में स्थित होने के कारण जो है इसका निर्माण जो है वो मुख्य रूप से किससे हुआ है, वनस्पतियों के योग से हुआ है। कौन सी मृदा का निर्माण, चेस्टनट भूरी मृदा का निर्माण। नेक्स्ट आती है नंबर 4 पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो है
वो कहाँ पाई जाएगी? पर्वतीय क्षेत्रों में। और एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप के मध्य के भाग में, या हम कह सकते हैं कि तिब्बत का भाग, भारत का उत्तरी भाग जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इन क्षेत्रों में जहाँ पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है उनमें, या हम कह सकते हैं कि पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। इस मृदा की प्रकृति क्या होती है? अत्यंत जटिल होती है। और इस मृदा में क्या होती है? ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसका कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती है? वनस्पति की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। कौन सी मृदा में? पर्वतीय मृदा में। और कहाँ पाई जाती है? एशिया महाद्वीप के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी तिब्बत का भाग है, भारत का उत्तरी भाग है, इन क्षेत्रों में, और मध्य एशिया का जो भाग है जहाँ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, और इन पर्वतों की ही जो पर्वतों का क्षरण होता है, या पर्वतों का जो टूटने की जो क्रिया होती है, इसके द्वारा ही किसका निर्माण होता है? पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीली मृदा। नंबर 4 जो आती है, नंबर 5 जो आती है पीली मृदा। पीली मृदा जो है वो एशिया महाद्वीप के चीन का पूर्वी भाग एवं दक्षिणी कोरिया एवं दक्षिणी जापान में कौन सी मृदा? पीली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। और इस पीली मृदा की विशेषता अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है? लोहांश की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा? यानी इसमें लोहे के अंश ज़्यादा होते हैं, लोहांश की मात्रा पाई जाती है। और लोहांश की मात्रा के साथ साथ इसमें क्या होती है? वनस्पति की कमी, यानी लोहांश की मात्रा ज़्यादा और वनस्पति की कमी पाई जाती है। कौन सी मृदा में? पीली मृदा में। इस कारण यह क्या है? कम उपजाऊ मृदा है। यानी इनकी विशेषताएं भी मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ। ये क्या है? कम उपजाऊ मृदा होती है। कौन सी मृदा? पीली मृदा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटेराइट मृदा। नंबर 6। लेटेराइट मृदा का जो विस्तार है वो आप देख रहे हैं कि नक्शे में भी आपको दिख रहा होगा। इसका विस्तार एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। ये देखिए, भारत देश में दक्षिणी भारत, मध्य भारत एवं इंडोचीन, मलाया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन देशों में, कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों में किस प्रकार की मृदा? लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और इस लेटेराइट मृदा का निर्माण जो होता है वो एक रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, जहां अत्यधिक वर्षा एवं अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है कि मृदा के नीचे जो सिलिका की परत होती है वो आंतरिक जल के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? इस क्रिया को लेटेराइटीकरण कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में जितनी मात्रा में ज़्यादा लेटेराइटीकरण होगा उस मृदा का उपजाऊपन भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यह विशेषता है किसकी? लेटेराइट मृदा की। और यह मृदा जो है इसमें उपजाऊपन भी बहुत कम होता है। यानी अगर ज़्यादा लेटेराइटीकरण है तो इसमें उपजाऊपन भी क्या होता है? कम होता जाता है। यानी उपजाऊपन इसमें कम होता है। कौन सी मृदा में? लेटेराइट मृदा में। नेक्स्ट हम देखते हैं काली मृदा। नंबर 7। काली मृदा जिससे इसके एक मुख्य विशेषता कि इस मृदा के अंदर लोहे के अंश ज़्यादा होते हैं। इस मृदा का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण होता है। यानी प्राचीन समय में जब हमारे यहाँ ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ था तो इन ज्वालामुखी विस्फोट से के साथ निकलने वाली जो धूल, मिट्टी एवं राख और चट्टानों को जो टुकड़े थे, इन्हीं कणों के कारण इसका निर्माण हुआ है। कौन सी मृदा का? काली मृदा का। और इसमें लोहे के अंश भी ज़्यादा होते हैं, जिस कारण इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। और इसी कारण इसको काली मृदा भी कहा जाता है। जबकि इसका एक अन्य नाम और होता है, रेगूर मृदा भी इसे कहा जाता है, रेगर भी बोला जाता है, रेगूर भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। कौन सी मृदा? रेगूर मृदा। और यह रेगूर मृदा जो है वो कपास के लिए अति उत्तम होती है। कपास हेतु क्या होती है? अति उत्तम होती है। और इस मृदा का निर्माण मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। ये आप देखिए, काली मृदा जो है वो मध्य भारत में, जबकि दक्षिणी भारत के
तटीय जो भाग हैं उनमें भी यह मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है और इस मृदा की विशेषता की यह कपास के लिए क्या होती है, अति उत्तम मृदा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 8 मरुस्थलीय मृदा। नंबर 8 मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा जो है वो पश्चिमी एशिया में थार मरुस्थल, पश्चिमी एशिया में थार मरुस्थल, पाकिस्तान में एवं भारत में, इसके अलावा पश्चिमी एशिया में थार मरुस्थल ये अरब देश जो है यहाँ भी है मरुस्थलीय भाग जो पश्चिमी एशिया में पाए जाते हैं। अरब देश भी आप कह सकते हैं। थार मरुस्थल जिसमें पाकिस्तान का भी भाग आ जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि भारत का भी कुछ भाग आ जाता है, राजस्थान वाला भाग, तो यहाँ भी यह मृदा पाई जाती है। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। और इधर हम देखते हैं कि गोबी के मरुस्थल में भी कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा, जो कि बलुई एवं भूरे रंग की प्रकृति वाली होती है और यह कम उपजाऊ यानी अत्यंत कम उपजाऊपन वाली एक क्या होती है? रेतीली मृदा होती है, जिसमें वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं कि वनस्पति की मात्रा इसमें क्या होती है? ना के बराबर होती है, यानी शून्य के बराबर होती है, या वनस्पति का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। जबकि इसके साथ ही इन क्षेत्रों में यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा अभाव के कारण भी ये क्या होती है? यह मृदा आप कह सकते हैं बंजर मृदा के समान होती है। बंजर मृदा यानी बंजर भूमि का निर्माण कर देती है। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट और लास्ट आती है नंबर 9 जलोढ़ मृदा। जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, ये डॉट डॉट के द्वारा जो दिखाया गया क्षेत्र है, जैसे देखिए सिंधु घाटी, या आप कह सकते हैं सिंधु नदी का क्षेत्र, दजला फरात नदियों का क्षेत्र। इधर हम देखते हैं कि चीन का जो तटीय भाग है, इधर हम देखते हैं कि मीकांग और इरावदी नदी का जो तटीय भाग है या डेल्टाई जो भाग है, इन क्षेत्रों में, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि भारत, बांग्लादेश, इन देशों में गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा नदी का जो क्षेत्र है, डेल्टाई भाग है, इनमें यह मृदा पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। और इस जलोढ़ मृदा की जो विशेषता है वो ये है कि यह उर्वरता की दृष्टि से उत्तम होती है, यानी उर्वरता की दृष्टि से उत्तम कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष क्या होता है? बाढ़ के द्वारा नवीनीकरण मृदा पाई जाती है, यानी हर साल नदियों में आने वाली जो बाढ़ है वो नई मृदा का जमाव इस क्षेत्र में करती जाती है, और हर बार उनको क्या है? खनिज एवं अन्य तत्व जो होते हैं वो अच्छी मात्रा में उस मृदा को मिलते रहते हैं, और इसी विशेषता के कारण ये क्या होती है? उर्वरता की दृष्टि से उत्तम मृदा होती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हम लोगों ने स्टडी की एशिया महाद्वीप की मृदा के बारे में। इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके इसका मैप बना करके इंडेक्स के द्वारा मैंने आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप लोगों ने शॉर्ट नोट भी बनाए होंगे, तो अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट को फिर से रिवाइज कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से समझिए। इसके साथ ही इस क्लास को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं अपना चैनल ज्योग्राफी विद सुमन उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।